स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपको उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का पिछले साल के क्वेश्चन पेपर करवाने वाले हैं। और इस समय हम इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन पेपर करवाएंगे वो है उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा पेपर 2019 का। स्टूडेंट, अभी तक हम इस चैनल पे जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड मैथ्स 1 और सेकंड सेमेस्टर में अप्लाइड मैथ्स 2 पढ़ाया जाता है। अब हमने एक नई सीरीज शुरू करी है जिसमें हम एंट्रेंस एग्जाम, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स से और साइंस से, उन क्वेश्चंस को आपको बताएंगे, जिससे कि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और आप एंट्रेंस क्लियर करके अच्छे मार्क्स ला करके गवर्नमेंट की एक अच्छे संस्थान में आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें क्या है कि इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खंड फर्स्ट और खंड सेकंड, खंड फर्स्ट में 50 क्वेश्चन, विज्ञान के साइंस के 1 से 50 क्वेश्चन तक साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और खंड सेकंड में क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने ज्यादा मार्क्स आपके आएंगे उतनी रैंक आपकी अच्छी आएगी और आपको अच्छा संस्थान मिलेगा, मनपसंद संस्थान मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन इससे पहले एक चीज मैं और बता दूं कि अगर आपने अभी तक एंट्रेंस फॉर्म नहीं भरा है तो उसको भर दीजिए। उसका एड ऑफलाइन भी आप किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक संस्थान में आप जाएंगे, वहां पे आपको फॉर्म मिल जाएगा। या ऑनलाइन भरना आप चाहते हैं तो UBTER की वेबसाइट या IRDTE की वेबसाइट पे जाकर के आप ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। अभी उसकी डेट लगभग मेरे ख्याल से मार्च लास्ट तक होगी या 15 अप्रैल तक है, ऐसा कुछ है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसको भर दीजिए और इस तैयारी में आप अच्छे से लग जाए तो 100% आपको अच्छा संस्थान मिलेगा। और इसी कड़ी में हम शुरू कर रहे हैं, जिससे क्योंकि हम चाहते हैं कि जिनको हम पढ़ा रहे हैं जो पॉलिटेक्निक में आते हैं, तो पहले हम उन स्टूडेंट्स को भी लेके आए जो एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं खंड सेकंड। खंड फर्स्ट हम बाद में करेंगे, पहले खंड सेकंड करेंगे, क्योंकि इसमें खंड सेकंड में मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स का ही मैं लेक्चरर हूं पॉलिटेक्निक संस्थान में, इसलिए मेरा ये फेवरेट है। तो पहले शुरू हम मैथमेटिक्स से करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 51 है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा इनका मॉस ऑफ मतलब HCF 4 है, तब इनका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन आपको दिख रहे हैं 12, 16, 24 और 48, इनमें से कौन सा होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ आपको बता दें कि HCF मॉस ऑफ, हिंदी में मॉस ऑफ बोलते हैं, HCF क्या होता है और एलसीएम लॉस ऑफ क्या होता है। ठीक, क्योंकि जब ये क्वेश्चन यहां पे पूछा गया तो जो आपका आने वाला क्वेश्चन पेपर है उसमें भी एलसीएम से एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसलिए एलसीएम और एचसीएफ आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि उससे पहले एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। ठीक है, एचसीएफ जो होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड करती हो, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड करती हो। ठीक है, तो 12 और 16 का अगर HCF निकालना है आपको तो कैसे निकालेंगे बताइए। 12 और 16 का HCF क्या होता है, दो संख्याएं आपको दे रखी 12 और 16, इसका HCF बताओ। तो क्या बोल रहा है, HCF की डेफिनेशन क्या है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड करती हो। बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करती हो, ऐसी कोई संख्या है। देखो एक संख्या है 1 भी 12 को भी डिवाइड करती, 16 को भी डिवाइड करती। ठीक है, 2 जो है 12 को भी डिवाइड कर रही, 16 को भी डिवाइड कर रही। ठीक है, 3 इसको कर रही लेकिन इसको नहीं कर रही, उसको नहीं लिखेंगे, जो दोनों को डिवाइड करती है ऐसा। 4 दोनों को डिवाइड कर रही, 4 या 12, 4 4 16। ठीक है, 5
किसी को नहीं, 6 इसको करे, इसको नहीं, 7 इसको, हाँ उसके अलावा कुछ नहीं, कोई संख्या 1 2 4 के अलावा और कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करती हो। ठीक है, अब इसमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को डिवाइड, हाँ पहले तो वो देखना है कि कौन कौन सी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करती है। वो है 1 2 4, इसमें बड़ी से बड़ी कौन सी, 4 है, तो आंसर आपका 4 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि एचसीएफ 12 और 16 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो। अब एलसीएम की बात करते हैं कि एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से डिवाइड होती हो, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से डिवाइड होती हो। ये तो डिवाइड करती हैं, ये होती है। ठीक है, एलसीएम एक देखना, लोएस्ट भले एल मतलब लोएस्ट लिखा हुआ लेकिन संख्या वो बड़ी होती है, एचसीएफ भले हाईएस्ट लिखा हुआ लेकिन छोटी होती है, जो दी गई संख्याओं से वो छोटी ही होगी, बराबर या छोटी होगी, है ना। और एलसीएम इन दो संख्याओं से बड़ी ही होगी। एलसीएम छोटी, ऐसी छोटी छोटी संख्या जो इन दोनों से डिवाइड करना है ना उसको, इसलिए वो बड़ी होगी, है लेकिन लोएस्ट होगी। तो 12 और 16 से डिवाइड होने वाली संख्याएं लिख दो, पहले तो बताऊं मैं आपको। 12 गुना 24, 12 3 7 12 चौक 48, 16 दुना 32, 16 48, हाँ 48 एक ऐसा नंबर है जो इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, दोनों संख्याओं से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा और कौन से नंबर हैं, उसके अलावा और भैया 48 का जो दुगना होता है 96, और 96 में 48 और जोड़ दो, वो भी इन दोनों से डिवाइड होगा। फिर मतलब 48 का गुणा पहाड़ा पढ़ते जाओ और आगे लिखते जाओ। ठीक है, इसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या है, इसमें सबसे छोटी है 48, तो भैया आंसर यही हो गया लोएस्ट। हाँ, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से डिवाइड होती हो, तो 48 96 और डैश डैश बहुत सारी हैं, लेकिन इसमें सबसे छोटी कौन सी है, 48 है, छोटी से छोटी, है ना। तो एलसीएम क्या हो गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 48 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी, 48 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों से डिवाइड होती है। ठीक है, तो पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ थोड़ा सा समझाना था, आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट क्या बोल रहा है कि भाई दो संख्याओं का अनुपात, हाँ मान, अब देखो इसमें हमने सिंपल पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं करना है जैसे कि आपको 10th के एग्जाम में किया जाता है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं 4, इनमें से आप अगर सीधे ही डायरेक्ट भी सही ऑप्शन लगा सकते हैं तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, बिना सॉल्व करे तो होगा नहीं, है ना। तो दो संख्याओं का अनुपात, मान लीजिए दो संख्या x और y है ना, तो x और y का अनुपात कितना है, 3:4 है। ठीक है जी, तो इसको आप ऐसे भी तो कर सकते हैं कि x अगर 3k है तो y हो जो है 4k होगा, क्योंकि x और y का रेशियो क्या है, 3:4 है, तो x 3k मान लो, इसमें 3 का k का मल्टीप्लाई कर लो और 4 में k का, तो जब दिस अपॉन दिस करेंगे तो k से कट जाएगा, k से k कटेगा, 3/4 ही आएगा। तो जब x और y का अनुपात 3:4 है तो x को हम 3k मान सकते हैं, y को 4k मान सकते हैं। ओके, अच्छा जी। और इन दो संख्याओं का, जो x और y दो संख्याएं हैं, उनका HCF दे रखा है। ठीक है, HCF x, y का HCF दे रखा है जी आपको 4। ठीक है, 4 दे रखा है। अब आपको एलसीएम निकालना है x, y का। ठीक है, एलसीएम निकालना है x, y का। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम ये बोले कि भाई इन दो संख्याओं का HCF निकालो, हाँ क्या निकालो, HCF निकालो, तो HCF कैसे निकलेगा, HCF ऑफ x, y इज इक्वल टू HCF ऑफ 3k, 4k। ठीक है, 3k, 4k का मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, हाँ ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करे, 3k को भी और 4k को भी, अभी पढ़ा ना आपने डेफिनेशन, हाँ ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करे, तो वो 3 और k का फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू के आएगा, 4k का फैक्टर 4 इंटू के आएगा, कॉमन क्या है, k है, तो k ऐसी संख्या है जो 3k को भी डिवाइड करती है, 4k को भी डिवाइड करती है। तो HCF ऑफ 3k, 4k क्या हो गया, k हो गया, और k आपका यहाँ पे HCF 4 ऑलरेडी दे रखा है, तो k मतलब 4 हो गया, इसका मतलब तो ये हुआ, है ना। थोड़ा समझने की कोशिश करना, k का मतलब 4 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है कि दो संख्याओं का एलसीएम
गुणा दोनों संख्याओं का एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के। ये एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम है, एक्स कॉमा वाई का एलसीएम गुणा एक्स कॉमा वाई का एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के। ठीक है, ओके, ये फॉर्मूला है। एम्प्लाइज हमें एलसीएम चाहिए, क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? एक्स इंटू वाई बटे एचसीएफ, एचसीएफ बटा में आ जाएगा, है ना? ठीक है, अब एक्स और वाई क्या है? एक्स क्या है? 3k है जी, इंटू वाई क्या है? 4k है जी, अपॉन एचसीएफ क्या है? एचसीएफ क्या है? एचसीएफ तो ऑलरेडी भैया 4 ही है, हाँ 4 ही है। अब k की जगह आप 4 रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं? चलो यहां पे करते हैं, एलसीएम बराबर 3k, सॉरी k की जगह क्या रखो? 3 इंटू 4, k की जगह 4 इंटू 4 इंटू k की जगह 4 अपॉन 4। अब 4 से एक 4 कट जाएगा, ऊपर बचे 4 चको 16, 16 कितने होते हैं? 48। तो एलसीएम आपका इन एक्स और वाई का एलसीएम 48 आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया सही? देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से स्टूडेंट एचसीएफ से रिलेटेड और भी आप प्रैक्टिस करेंगे, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करिए, मैं एचसीएफ पे पूरा लेक्चर आपको बना के दे दूंगा, बहुत गजब का। उससे आपको क्या होगा कि एलसीएम का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है एग्जाम में तो आप आसानी से कर सकेंगे। ये तो आपको भाई पिछले 2019 में आया था। इस प्रकार से और क्वेश्चन भी आएंगे एचसीएफ और एलसीएम से। ठीक, अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ पे कुछ और नॉलेज चाहिए, आपको चाहिए कि डिटेल लेक्चर बनाइए सर, तो हम बना देंगे, आप कमेंट में लिख दीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 52 कि 12% की दर से 3 वर्ष बाद 50,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है स्टूडेंट, इससे भी आपका क्वेश्चन आता ही आता है, और इसमें भी अगर आपको डिटेल लेक्चर की जरूरत पड़ेगी तो आप कमेंट में मैसेज करिए, मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको एक बेहतरीन लेक्चर बना के अपलोड करूंगा, जिससे आपको सारा का सारा नॉलेज कवर हो जाए। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को कैसे देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है? इसमें आपको दे रखा है आर, दे रखा रेट है, ब्याज दर जो बैंक लेता है ना, ब्याज दर, वो दे रखा है 12%, आर 12 हो गया, और आपका जो मूलधन है आपका 50,000, 50,000 पी से डिनोट करते हैं मूलधन को। ठीक है, और टाइम जो है टी से डिनोट करते हैं या एन से करते हैं, आपकी मर्जी, टी से भी कर सकते हैं। अब टी आपको दे रखा है 3 साल। ठीक है जी, 3 साल आपको टाइम दे रखा है। आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, क्या निकालना है? CI, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, इसमें एक होता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है स्टूडेंट मिश्र धन माइनस मूलधन। हाँ, मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट। जो मिश्र धन आएगा उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। मतलब आपने 50,000 रुपए 3 साल के लिए बैंक में रखे, तो 12% ब्याज जब आपको मिला, तो मान लीजिए 50,000 की जगह 60,000 हो गया, तो उस 60,000 को बोलते हैं मिश्र धन। उसमें से मूलधन 50,000 घटा देंगे तो बचेगा 10,000, उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहले हम मिश्र धन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मिश्र धन। मिश्र धन कैसे निकालते हैं? ठीक है, मिश्र धन कैसे नहीं, मिश्र धन का एक फॉर्मूला स्टूडेंट, बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर T। R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, T है टाइम, और P है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, इसको रख दीजिए, P है 50,000 ब्रैकेट में 1 प्लस R है 12/100 और पावर 3, T की जगह 3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया भैया 50,000, और ये इससे ही देखिए 4 थी 12 और 25 चौक 100, 3/25, और 1 प्लस 3/25, 25 कम 25 और 3 28, 28/25 आ गया जी आपका ये, और पावर 3 आ गया। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट क्या करेंगे आप?
ये 50,000 हो गया। 28/25 की पावर 3 का मतलब 28/25 को 3 बार गुणा करो। 28/25 गुणा 28/25 गुणा 28/25, ठीक है। अब इसमें से 25 में से इसको काटो, इसमें से इसको काटो, और जो आएगा वो फिर 28 के साथ मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर हम लिख देते हैं। ये आप ये कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। मिश्र धन जो आएगा फाइनल इसका मल्टीप्लाई करके वो आ रहा है आपका, मिश्र धन आ रहा है आपका, मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूं, 70,246.40 रुपए, ठीक है। ये आ गया मिश्र धन। अब जब मिश्र धन आ गया तो हमें क्या चाहिए? कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है स्टूडेंट, वो होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो मिश्र धन है भैया 70,246.40, ठीक है। ये क्या है? 70,000। देखो 12% की दर से आपको 3 साल में ब्याज सहित 70,000 बन गया आपका 50,000 का, 70,246.40, ठीक है। उसमें से मूलधन घटा दो तो बचा क्या? 70, इसमें से इसको उठाएंगे तो 20,246.40, है ना। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे आप टिक कर देंगे और ऑप्शन नंबर सी पे आप गोला करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 का सी पे आप गोला करेंगे, OMR सीट मिलती है आपको इसमें, ठीक है ना। हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, एक व्यक्ति एक वस्तु को लागत के 1/6वां भाग लाभ पर 322 में विक्रय करता है, तब उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? ये ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य पर बेस्ड है, इस पे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इन सब के डिटेल लेक्चर हम बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। तो आप कमेंट में कर दीजिए, सबके ऊपर हम डिटेल लेक्चर बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मान लीजिए लागत मूल्य मतलब वो जो जितने में वो वस्तु बन के तैयार हुई है। कोई एक जीन्स है, जीन्स बनाने वाले ने उसको X रुपए में तैयार किया, X रुपए लगा, 100, जैसे हम बोलेंगे भाई 100 रुपए में 500 रुपए में वो जीन्स बन के तैयार हुई, जितना खर्चा लगा उसमें 500 रुपए का टोटल, और उसने 700 रुपए में उसको बेचा, ठीक है। 700 रुपए में बेचा उसको, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 200 का हुआ ना। विक्रय मूल्य 700, 500 रुपए में लागत थी उसकी और 200 उसका प्रॉफिट हुआ। तो उसमें भी यही कहा गया है कि मान लीजिए लागत मूल्य बताना उसका, ठीक है। तो मान लीजिए उस वस्तु का जो लागत मूल्य है वो X रुपए में वो जींस बन के तैयार हुई, ठीक है। अब जितने में वो वस्तु तैयार हुई उसमें प्रॉफिट जोड़ दो तो विक्रय मूल्य हो जाएगा ना। 500 में तैयार हुई अगर जींस, 200 रुपए में उसका 200 रुपए प्रॉफिट जोड़ करके कितने का विक्रय मूल्य बनेगा? 700 का बनेगा ना। तो मान लीजिए X रुपए में वो वस्तु बनकर तैयार हुई और X रुपए का 6वां भाग प्रॉफिट हुआ उसको, X रुपए का 6वां भाग, X का 6वां मतलब X/6, X का 6वां भाग उसका लाभ है। तो लागत मूल्य में लाभ जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य के बराबर आ जाएगा। विक्रय मूल्य यहाँ पे दे रखा है 322 रुपए, ठीक है, 322 रुपए। बस अगर ये इक्वेशन बन गई स्टूडेंट आपसे तो हो गया। फिर इसको सॉल्व करके x की वैल्यू जो आएगी वो आपका लागत मूल्य होगा, है ना, वो आपका लागत मूल्य होगा। अब इसमें कैसे निकालेंगे इसको देखिए, x कॉमन ले लो, अंदर बचा 1 + 1/6, ठीक है, और ये हो गया 322। x ब्रैकेट के 6 एकम 6 एक 7, 7/6 इज इक्वल टू 322, ठीक है जी। अब x बराबर क्या हो जाएगा? ये बटे में चला जाएगा, हाँ बटे में जाएगा ना, 322/7/6, और बटे वाले को जब मल्टीप्लाई में ले जाते तो ये उल्टा हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा। 322 बटे वाले को गुणा में ले जाएंगे तो 7/6 का 6/7 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 से 322 को काटो, 7 चौके 28, 4 बचे 2 लगाओ 42, 7 छक्के 42, तो ये कटे 7 से कट गया 322 पूरा। और अब 6 का मल्टीप्लाई 46 में कर दो, 6 छक्का 36 का 6, 6 चौको 24 और 3 27,
276 रुपए उसका लागत मूल्य आया उस वस्तु का। ठीक है स्टूडेंट, तो 276 ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट इसको समझना होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए कि आपको दे रखा है कि x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। ठीक है, आपको निकालना क्या है, ये तो दे रखा है, आपको x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें थोड़ा सा आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है, लेकिन हमें x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे भैया, देखिए इसमें आपके दिमाग में एक ट्रिक आनी चाहिए बस। हाँ, जैसे कि मेरे दिमाग में इसलिए मैंने प्रैक्टिस कर रखी, मुझे पता है। आपको जब पता चल जाएगा आपके दिमाग में भी वो ट्रिक बैठ जाएगी, सिंपल सी बात है ना। तो x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, देखिए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर, देखो अगर हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ओपन करें तो हमें मिलता है x स्क्वायर प्लस 1/x, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, है ना, प्लस 2 दिस इंटू दिस, तो x x कर दे तो प्लस 2 इतना ही आएगा बस। हाँ, और x माइनस 1/x का होल स्क्वायर खोलते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 आएगा। इस आगे के दो सेम आते हैं, पीछे माइनस 2 आएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम खोलते हैं तो -2 आना चाहिए, लेकिन हमें इसको खोल करके इसको इस रूप में बदलना है, इसको इस रूप में बदलना है। कैसे बदलेंगे, देखो, क्योंकि इस रूप में बदलने से, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, क्या ये इसके बराबर है, नहीं है जी, नहीं है। इसमें -2 आता है, इसमें +2 आता है, तो हमें ये बराबर -2 चाहिए। तो जब इसको खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, हाँ, तो इतना तो ठीक है, लेकिन हमें -2 चाहिए। तो +2 में हम -4 अगर जोड़ दें, +2 में इसमें अगर -4 जोड़ दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि +2 -4 -2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर हम -4 कर दें तो ये पूरा इसके बराबर हो जाएगा। समझ रहे आप, समझ रहे, हाँ, कोशिश करो समझ, ठीक है। इसको खोलने पे हमें ये मिल रहा था ना, इसमें -4 जोड़ देने, -4 और ऐड कर देने पे इस पे इसके बराबर बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तो इसलिए हमने इसको इसमें बदल दिया। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू x प्लस 1/x की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 -4 बराबर 0। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर 4 है, तो x माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 0 है, तो x माइनस 1/x बराबर भी 0 होगा। तो आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके, समझने की कोशिश करिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 5 लड़कों की औसत आयु, 5 लड़कों की जो औसत आयु है वो 16 वर्ष है। ठीक है, जिसमें से 4 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष 3 महीना है, तब 5वें लड़के की आयु बताइए भैया। देखो, अगर आपको 5 लड़कों की औसत आयु निकालनी है तो कैसे निकालते हैं कि पांचों लड़कों की आयु का सम कर दो, 5 लड़कों की आयु का योग बटे जितने भी 5 लड़के हैं, किसी की आयु 20 है, किसी की 17 है, किसी की 15 है, पांचों की आयु का सम कर दो। ठीक है, 15 प्लस 17 प्लस 20 प्लस पांचों की, 5 लड़कों की आयु का सम बटे जितने लड़के हैं उतना नीचे आता है 5 बराबर कितना, 16 साल आया भैया। पांचों लड़कों की आयु का सम क्या आया, औसत क्या है, औसत कैसे निकलता है, पांचों लड़कों की आयु का जोड़ कर दो और बटे 5 कर दो तो वो औसत निकल जाता है, 5 से डिवाइड कर, तो वो 16 दे रखा है आपको। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि 5 लड़कों की आयु का योग, 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 लड़कों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 5 का इधर मल्टीप्लाई है ना, होगा नहीं होगा, हाँ। तो प्रश्नानुसार देखेंगे कि 5 लड़कों की आयु का योग या सम बराबर क्या होगा, 5 का उधर 16 पंजे 80, है ना, होगा कि नहीं होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, और दूसरी चीज क्या देखी है
4 लड़कों की आयु का औसत आयु, हाँ औसत आयु। अब जब 4 लड़कों की औसत आयु, 4 लड़कों की आयु का योग बटे 4 बराबर औसत आयु, हाँ औसत आयु। यहां पे 4 लड़कों की आयु का योग कर दो बटे 4 कर दो तो औसत आयु निकल जाता है। और औसत आयु दे रखी है स्टूडेंट 16 साल 16 ईयर 3 मंथ। तो 16 ईयर 3 मंथ को आप क्या करेंगे, 16 ईयर प्लस 3 मंथ को भी ईयर में बदलेंगे। मंथ को ईयर में बदलने के लिए 12 से डिवाइड किया जाता है, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। तो 3 मंथ है ना, 16 साल है, हमें क्या तो मंथ में चाहिए, ईयर में चाहिए। तो 16 साल 3 महीने को आप 16 साल प्लस 3 महीने को आप ईयर में बदल दो। तो ईयर में बदलने के लिए 3/12 करेंगे, 3/12 करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 3 चौक 1/4, 16 प्लस 1/4, 16 चौक 64 और 1 65/4 ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो 65/4 ईयर हो जाएगा। 4 लड़कों की आयु का योग बटे 4 बराबर औसत आयु 65/4। तो इसी के अकॉर्डिंग 4 लड़कों की आयु का योग बराबर क्या होगा, आयु का योग बराबर 4 का मल्टीप्लाई उधर कर दो, 65 गुणा 4, हाँ 4 का उधर मल्टीप्लाई करेंगे, 65/4 वहां पहले से तो 4 से 4 कट जाएगा तो 65 आएगा जी, 65 ईयर 80 ईयर। ठीक है, तो 5 लड़कों की आयु का योग 80 साल है भैया। 5 लड़कों की जब आयु को हम जोड़ते हैं, एक की 10 है, एक की 15 है, एक की 17 है, एक की 18, एक की 20, एक की 21 है, सबका जोड़ 80 आया 5 का। और उसमें से 4 लड़कों का आयु का योग 65 है, तो 5वें लड़के की आयु कितनी होगी, तो इसलिए 5वें लड़के की आयु कितनी होगी भाई, 5 लड़कों की आयु का योग 80 है, 4 लड़कों की आयु का 65, तो 5 को कितना होगा, 80 में से वो 65 घटा दो, सिंपल सी बात है ना। तो 15 साल आएगा आंसर। तो 5वें लड़के की आयु 15 साल आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को आप करेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, और इसी प्रकार से और आगे हम करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में पूछिए। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर एंट्रेंस एग्जाम के, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर आपको हम दें तो आप कमेंट करिए। और अपने नियर एंड जो आपके छोटे भाई बहन कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर शेयर करिए इसको, जिससे कि उनको अच्छा एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छा वो स्कोर करे और एक अच्छे संस्थान में उनका एडमिशन हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।